दम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं कि आप सब लोग ठीक रहेंगे। तो स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है क्रैक RIMC। तो बच्चों, आज हम RIMC के दिसंबर 2009 मैथ्स पेपर के पार्ट बी का सॉल्यूशन अपलोड करने जा रहे हैं। पहले ही हमने दिसंबर 2009 का पार्ट ए अपलोड किया हुआ है। आशा करते हैं कि आपने उसे ज़रूर देखा होगा और जो भी डाउट्स आपके मन में थे इस पेपर के बारे में, तो वो सब क्लियर हुए होंगे। तो जल्दी से जल्दी अपने क्रैक RIMC चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन भी दबाइए, ताकि नए नए वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x raised to 4 plus 14x cube minus 2x square plus 7x minus 8 so that resulting polynomial is exactly divisible by x square plus 3x minus 2। मतलब हमको पूछा गया है कि ये पॉलिनॉमियल से कौन सा पॉलिनॉमियल माइनस करना पड़ेगा ताकि इसको हम इससे एग्जैक्टली डिवाइड कर पाएंगे। मतलब सिंपल सा सवाल है कि जब हम ये दोनों का डिवीजन करेंगे, उसमें से जो रिमाइंडर आएगा उसी को हमको इससे माइनस करना पड़ेगा, ताकि हमारा जो रिजल्टिंग आंसर आएगा वो डायरेक्टली इससे डिविजिबल होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो पहले तो हम क्वेश्चन राइट डाउन करते हैं। हमको दिया है 8x raised to 4 प्लस 14x क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 8 डिवाइडेड बाय x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 2। ठीक है, तो हमारा डिवीजन का रूल है। पहले तो हम इस x स्क्वेयर से 8x रेस्ट टू 4 को डिवाइड करेंगे और उसका जो डिवीजन आएगा वो हमारा क्वोशंट आएगा। फिर क्वोशंट से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले 8x रेस्ट टू 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर, तो उसका आंसर आएगा हमारा 8x स्क्वेयर। तो हम इस क्वोशंट को 8 डिवाइडर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8x रेस्ट टू 4 प्लस 24x क्यूब माइनस 16x स्क्वेयर। इसका हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ये प्लस का माइनस और ये माइनस का प्लस हो जाएगा। 8x रेस्ट टू 4 को ये 8x रेस्ट टू 4 कैंसिल हो जाएगा। 14x क्यूब माइनस 24x क्यूब, ये आएगा हमारा माइनस 10x क्यूब, 2x स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 16x स्क्वेयर, ये आएगा हमारा 14x स्क्वेयर। और ये ऊपर का जो भी बचा है इसको हम नीचे ले लेते हैं, तो प्लस 7x माइनस 8। ठीक है, तो अभी वापस से एक्स स्क्वेयर से माइनस 10x क्यूब को हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा माइनस 10x से वापस ये डिवाइडर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे आएगा हमारा माइनस 10x क्यूब
फिर आएगा हमारा -30x², और फिर आएगा +20x। तो अभी इसका सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। एक बार माइनस का होगा प्लस, ये होगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। +10x³ को -10x³ कैंसिल हो जाएगा। +14x² +30x², तो यहाँ पे आएगा हमारा 44x² +7x -20x, यहाँ पे आएगा -13x, और ये -8। अभी वापस x² से 44x² को हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा क्वोशंट आएगा 44। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 44 से डिवाइडर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आएगा हमारा 44x² +132x -88। इसका हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, +44 का माइनस हो जाएगा, या प्लस का माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस का प्लस हो जाएगा। +44x² को ये -44x² कैंसिल हो गया। -132x -13x बचा हमारा -145x -8 +88, यहाँ पे आएगा +80। तो जैसे कि हमने शुरुआत में डिस्कस किया था, जो भी रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर ही हमको इसका आंसर होगा। तो हमारा आंसर हुआ, आंसर इज इक्वल टू -145x +80। क्लियर है? ओके, चलिए चलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। अ टैंक कैन filled by two taps A and B in 12 hours and 16 hours respectively. The full tank can be emptied by a third tap in 8 hours. If all three taps are open at the same time, in how much time will be the empty tank be filled up completely? तो यहाँ पे हमको 3 टैप दिए एक टैंक को, तो हम तीनों टैप को A B C ऐसा कंसिडर करेंगे। तो सॉल्यूशन में पहले हम ये हर एक टैप का 1 आवर्स का वर्क निकालेंगे। ठीक है, तो 1 आवर वर्क, वो अगर टैप ए का रहेगा तो वो आएगा 1/12, टैप बी का आएगा 1/16, और टैप सी का आएगा 1/8। ठीक है, अभी ये टैप ए और ये टैप बी क्या करता है, ये फिल करता है, और ये टैप सी ये एम्प्टी करता है। मतलब क्या है, ये दो टैप हमारे ए एंड बी, ये हमारा फिलिंग का काम मतलब पॉजिटिव का काम करेंगे, और टैप सी निगेटिव का काम मतलब एम्प्टी करने का काम करेंगे। ठीक है, तो अभी जब तीनों टैप ओपन है, तो ये टैंक फिल करने के लिए हमको तीनों टैप का वर्क जो है, ये दो टैप का वर्क प्लस करना पड़ेगा, सी टैप का माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो हमारा सॉल्यूशन आएगा, टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/16
माइनस सी टैप का 1/8। ठीक है, अभी ये तीनों का हमको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए ये तीनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो वो एलसीएम हमारा आएगा 48। ठीक है, तो पहले टैप का वर्क हमारा आएगा कितना? पहले टैप का वर्क आएगा 4 आवर्स, ये आएगा 3 माइनस 6/48। तो ये हुआ 4 + 3 7, 7 माइनस 6, तो 1/48। ये 1/48 क्या हुआ हमारा? पर आवर्स वर्क हो गया। तो हमारा टोटल टाइम कितना आएगा? तो हमारा टोटल टाइम आएगा 48 आवर्स। हमारा टोटल टाइम आएगा 48 आवर्स। तो हमारा आंसर बना, आंसर इज इक्वल टू 48 hours. So when all these three taps will be open for 48 hours, then only we will be able to fill this tank. क्लियर है? ओके, चलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, अ रूम इज हाफ एज लॉन्ग अगेन एज इट्स ब्रॉड। मतलब यहाँ पे क्या दिया है? रूम का जो भी विड्थ है या ब्रॉडनेस है उसके और उसके हाफ के इक्वल उसका लेंथ है। मतलब हम अगर रूम का ब्रेथ पकड़ेंगे x, तो रूम का लेंथ होगा 1.5x, मतलब 3/2x। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द रूम at rupees 3.25 per square meter is rupees 175 rupees 50 paisa, and the cost of preparing the wall at rupees 1.4 per meter square, और उसका कॉस्ट आएगा 240 रुपीज़ 80 पैसा। इफ डोर एंड 2 विंडोज ऑक्यूपाई 1 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रूम। मतलब लेंथ एंड ब्रेथ हमको निकालना है। तो अभी एक देखा जाए तो ये जो कुछ भी वॉल का और ये वॉल का डिटेल्स और ये विंडोज़ का डिटेल जो हमको दिया है, ये एक्चुअली इस सब में कुछ काम का नहीं है। ये खाली आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। आपको अभी मालूम है ब्रेथ और लेंथ हमने निकाला है एक्स के रेशो में, और हमको कारपेटिंग का रेट पर स्क्वायर मीटर मालूम है और उसका टोटल चार्ज मालूम है। तो इससे हम कारपेट एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ कारपेट इज इक्वल टू 175.50 अपॉन 3.25। इसको हम अगर डिवाइड कर पाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 54 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ कारपेट आया 54 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ कारपेट मतलब क्या हुआ? मतलब वही हुआ कि ब्रेथ इनटू लेंथ, बराबर। तो ये एरिया ऑफ कारपेट की जगह हम ब्रेथ इनटू लेंथ रखेंगे इज इक्वल टू एरिया ऑफ कारपेट रखेंगे, तो शायद हमको एक्स का वैल्यू पता चल जाए। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन बनेगा x इंटू 3/2x इज इक्वल टू 54। देयरफॉर 3x स्क्वायर is equal to 54 into 2. Therefore x square is equal to
54 into 2 divided by 3. 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 18 into 2 is equal to 36. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 36. तो अभी x इज इक्वल टू √36 मतलब क्या है, 6 मीटर. क्या है, 6 मीटर. तो अभी हमको x का वैल्यू दिया है, x इज इक्वल टू b है हमारा. ब्रेथ इज इक्वल टू 6 मीटर. Therefore L is equal to 3.2 into 6. 2 1 जा 2, 2 3 जा 6. Therefore L is equal to 3 into 3 9 मीटर. ओके, तो ये आ गया हमारा L का वैल्यू. तो यही तो हमको कैलकुलेट करना था, लेंथ एंड ब्रेथ. तो हमारा ब्रेथ आया 6 मीटर, लेंथ आया 9 मीटर, इसलिए आंसर इज इक्वल टू 6 मीटर एंड 9 मीटर. तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर. आया समझ में? क्लियर है बच्चों? चलिए चलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 24. फाइंड 7 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/2. तो हमको 1/3 एंड 1/2 के बीच में से 7 रैशनल नंबर निकालने हैं. तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 1/3 1/2. 1/3 इज इक्वल टू, इसको हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बनेगा 20/60. और इसको हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 30/60. तो अभी हमारा एकदम काम सिंपल हो गया. हमको ये दोनों के बीच में से 7 रैशनल नंबर लिखने, जो कि हमारे नंबर्स रहेंगे 21/60, 22/60, 23/60, 24/60, 29/60, 28/60, 27/60. और भी इसमें हम 2 नंबर जोड़ सकते थे. तो ये सब 7 नंबर मिलके हमारे रैशनल नंबर ये दोनों के बीच के आ गए. तो यही है हमारा फाइनल आंसर. क्लियर है बच्चों? चलिए, तो अभी इसमें हमको एक बी पार्ट भी पूछा है, तो उसके सॉल्यूशन की तरफ हम चलते हैं. तो बी पार्ट है हमारा, फाइंड द सम ऑफ 0.39 प्लस 0.750 प्लस 2.15 माइनस 11.0001. तो इसको हमें ऐड करना है और सब्सट्रैक्शन करना है. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 39/100 प्लस 75/100 प्लस 215/100 माइनस 11,001/10,000. तो अभी हमको इनका सब्सट्रैक्शन और एडिशन करने के लिए ये चारों का एलसीएम निकालना पड़ेगा. हमारा एलसीएम आएगा 10,000. तो हम इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, 39 प्लस 75 प्लस 215
-11,001 अपॉन 10,000। तो इसका सब्ट्रैक्शन और एडिशन करके हमारा आंसर आएगा -77,101 अपॉन 10,000। ठीक है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -7.7101। तो ये बन जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है ना बच्चों। तो चलिए चलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ cuboid whose dimension are length 9 centimeter, breadth 3.5 centimeter and height 4 centimeter। तो हमको यहाँ पे एक क्यूबॉइड का लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया है। तो उसका हमको एरिया एंड सरफेस, उसका हमको वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया निकालना है। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है L इंटू ब्रेथ इंटू एच। तो इसका LBH का वैल्यू दिया है, वो हमको सब्स्टिट्यूट करते हैं 9 इंटू 3.5 इंटू 4। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करके हमारा आंसर आएगा, कितना आएगा 126 सेंटीमीटर क्यूब। हमारा आंसर आएगा 126 सेंटीमीटर क्यूब। अभी हमको सरफेस एरिया निकालना है। तो हमारा सरफेस एरिया का जो भी फॉर्मूला बनता है वो क्या है, हमारा सरफेस एरिया का फॉर्मूला, हमारा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। तो ये सबका LBH का हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आगे हम लिख पाएंगे इन 2 इन ब्रैकेट 9 इंटू 3.5 प्लस 3.5 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 9। ठीक है। इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा आएगा 2 इन ब्रैकेट तो इसका एडिशन करके आएगा हमारा 2 इंटू 81.5 इज इक्वल टू 163 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों। ये आया हमारा सरफेस एरिया। तो हमारा आंसर बना, आंसर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 126 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे हमारा गलत हो गया, इसको हम लिखते हैं सेंटीमीटर क्यूब एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 163 हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 26, डिवाइड 6s⁵ प्लस 15x⁴ प्लस 16x³
प्लस 4x² प्लस 10x माइनस 35 बाय 3x² प्लस 5। ठीक है, तो हम लिखते हैं 3x² प्लस 5 इससे डिवाइड करना है हमको 6x⁵ प्लस 15x⁴ प्लस 16x³ प्लस 4x² प्लस 10x माइनस 35। ठीक है, 3x² से अभी 6x⁵ को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशंट आएगा 3 2 ज़ा 6 x³। ठीक है, 2x³ से हम 3x² प्लस 5 को मल्टीप्लाई करते तो हमारा आएगा 6x⁵ प्लस 5 2 ज़ा 10 x³। ठीक है, इसका सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस 6x⁵ को माइनस 6x⁵ कैंसिल हो जाएगा। हमारा नीचे बचा 15x⁴ प्लस 6x³ प्लस 4x² प्लस 10x माइनस 35। अभी 15x⁴ को 3x² से डिवाइड करेंगे तो क्या बचा हमारा प्लस 5x²। 5x² से 3x² प्लस 5 को मल्टीप्लाई कर देते तो 15x⁴ प्लस 5 5 ज़ा 25x²। ठीक है, तो अभी इसका सब्ट्रैक्शन करते हैं, प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस 15x⁴ को माइनस 15x⁴ कैंसिल हो गया। हमारा नीचे बचा 6x³ प्लस माइनस 21x² प्लस 10x माइनस 35। अब ये 6x³ को हम 3x² से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वोशंट आगे का आएगा प्लस 2x प्लस 2x से हम 3x² प्लस 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आगे आएगा 6x⁵ प्लस 10x। इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये प्लस का माइनस ये 6x⁵ को 6x⁵ कैंसिल हो गया, ये 10x को ये 10x कैंसिल हो गया तो हमारा बचा माइनस 21x² माइनस 35। अब ये माइनस 21x² को हम 3x² से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वोशंट आएगा -7। -7 से 3x² प्लस 5 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आएगा
माइनस 21x² माइनस 35, इसका सब्ट्रैक्शन कर देते हैं तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। 21x² को 21x² कैंसिल हो गया, माइनस 35 को प्लस 35 कैंसिल हो गया, हमारा रिमाइंडर बचा 0। ठीक है बच्चों। तो हमारा आंसर आया, आंसर इज इक्वल टू 2x³ प्लस 5x² प्लस 2x माइनस 7। क्लियर है? आ गया समझ में? चलिए चलते हैं अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 27। Two regular polygons are such that the ratio between their number of sides is 1:2 and the ratio of measure of their interior angle is 3:4. Find the number of sides of each polygon. तो हमको यहाँ पे दो पॉलीगॉन दिए हैं, तो उनका साइड का रेशियो है, रेशियो ऑफ साइड इज इक्वल टू 1:2, और हमको दूसरा दिया है उनका रेशियो ऑफ इंटरनल एंगल इज इक्वल टू 3:4। ठीक है, तो हमको पॉलीगॉन का रूल मालूम है, और इंटरनल एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज इक्वल टू 180 माइनस एक्सटर्नल एंगल, बराबर, और एक्सटर्नल एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 अपॉन n, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो यही इक्वेशन को लेके हम ये सम सॉल्व करेंगे। इसमें हम कंसिडर करेंगे लेट साइड इज इक्वल टू x, देन दूसरे का साइड हो गया साइड इज इक्वल टू s2 इज इक्वल टू 2x, क्योंकि हमको यहाँ पे रेशो दिया है 1:2 साइड का। यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा हमका इंटरनल एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस एक्सटर्नल एंगल, और एक्सटर्नल एंगल हमको मालूम है 360 अपॉन n, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 180 माइनस 360 अपॉन n क्या है हमारा, यहाँ पे हमने पकड़ा है x कंसिडर किया है, डिवाइडेड बाय 180 माइनस 360 अपॉन 2x इज इक्वल टू, अभी हमको दोनों इंटरनल एंगल का रेशो दिया है 3:4। ठीक है ना, तो इसको हम और आगे सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो आगे हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा ये 180 x माइनस 360 अपॉन x इंटू 2x अपॉन 360x माइनस 360। तो ये x को ये x कैंसिल हो गया, तो इसको आगे हमको मालूम है ये रेशियो है हमारा 3/4, तो इसको हम और आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1440x माइनस 2880 इज इक्वल टू
1080x माइनस 1080, तो 1440x माइनस 1080x इज इक्वल टू 2880 माइनस 1080, मतलब यहाँ पे आएगा हमारा सब्ट्रैक्शन करके 360x इज इक्वल टू 1800, therefore x is equal to 1800 upon 360 is equal to 5। तो ये क्या आ गया हमारा, पहले पॉलीगॉन का नंबर ऑफ साइड्स आ गया। तो अभी हमको मालूम है सेकंड पॉलीगॉन का साइड्स इज इक्वल टू क्या है, 2x, तो 2x इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। तो सेकंड पॉलीगॉन का साइड्स आया 10, तो हमारा आंसर बना, आंसर इज इक्वल टू 5 साइड्स एंड 10 साइड्स। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ओके, चलिए चलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ साइज 22 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल of 33 meter long, 3.5 meter height and 40 centimeter thick if cement and sand used in the construction occupy 1/10 part of the wall। ठीक है, तो हमको यहाँ पे एक ब्रिक का साइज दिया है, एक वॉल का साइज दिया है और इसका सैंड और सीमेंट का कितना वॉल्यूम यूज़ किया है उसका अमाउंट दिया है। तो हमको निकालना है कि इसमें नंबर ऑफ ब्रिक्स हमने कितने यूज़ किए। तो इसके लिए सिंपल है, हमको पहले वॉल का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल का वॉल्यूम निकालते समय हमको दो डायमेंशन लेंथ एंड हाइट जो दी है वो मीटर्स में दी है और थिकनेस दी है सेंटीमीटर में, तो हमको मीटर वाला जो वैल्यू है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसमें से 1/10 पार्ट माइनस करना पड़ेगा जो भी वॉल का वॉल्यूम आएगा, और जो बैलेंस वॉल्यूम जो रहेगा उसको एक ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो हमको नंबर ऑफ ब्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले तो हम निकालते एक ब्रिक का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक इज इक्वल टू, हमको मालूम है हमारा फार्मूला है LBH, तो यहाँ पे है 22 इंटू 10 इंटू 7, तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक हमारा आया 1540 सेंटीमीटर। अभी हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ वॉल। वॉल्यूम ऑफ वॉल दिया है हमको, वो भी सेम फार्मूला आएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल इज इक्वल टू LBH, लेंथ है हमारा 33 मीटर, ठीक है। बाद में ब्रेथ दिया है हमारा, सॉरी हाइट दिया है हमारा 3.5 मीटर, मतलब वो आएगा 350, और थिकनेस दिया है 40 सेंटीमीटर। इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 462,000,000 सेंटीमीटर। सॉरी, ये हमारा आजकल का प्रॉब्लम हो गया है, हम बोलते हैं वॉल्यूम और लिख रहे हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब, ये भी आएगा सेंटीमीटर क्यूब। अभी हमको क्या दिया गया है, 1/10 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉल ऑक्युपाइज सीमेंट एंड सैंड, तो वो कितना होगा, तो वो होगा हमारा
4620000/10। तो ये 10 को 1 0 कैंसिल हो गया। तो हमारा सीमेंट और सैंड का वॉल्यूम आया 4620000 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा प्योर ब्रिक का वॉल्यूम कितना आया वॉल में, तो वो आया हमारा 4620000 माइनस 462 4 टाइम्स 0 इज इक्वल टू उसका वैल्यू आया हमारा 41580000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अभी ये वॉल्यूम को हम 1 ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ ब्रिक का क्वांटिटी आएगा। तो हमारा नंबर ऑफ ब्रिक इज इक्वल टू 41580000 डिवाइडेड बाय 1540 और इसका आंसर आता है हमारा, डिवीजन करके देखिए आप। मैं यहाँ पे डिवीजन नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिखूँगा। इसका आंसर आएगा हमारा 27,000। तो हमको 27,000 ब्रिक इसमें यूज़ करना पड़ेगा। तो हमारा फाइनल आंसर आया, आंसर इज इक्वल टू 27,000। क्लियर है बच्चों? ओके, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। हमको ये 4 सम दिए हुए हैं, ये चारों को हमको फैक्टराइज करना है। तो पहला सम है हमारा x⁴ माइनस y प्लस z⁴। तो ये सम देखते ही हमको पता चलता है, यहाँ पे हमारा रूल एप्लीकेबल होगा a² माइनस b² का। a² माइनस b² का फैक्टराइजेशन क्या आता है, a प्लस b इन वन ब्रैकेट इन अनदर ब्रैकेट a माइनस b। ठीक है, तो इसको हम a प्लस b a माइनस b के फॉर्म में लाने के लिए इसको हम लिखेंगे x² तो होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस y प्लस z² द होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो अभी इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस y प्लस z द होल स्क्वायर and in another bracket x² plus y plus z the whole square and ब्रैकेट कंप्लीट। ये जो ब्रैकेट है इसको वापस हम a² माइनस b² में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो वो होगा हमारा x माइनस y माइनस z x प्लस y प्लस z और सेकंड ब्रैकेट x² प्लस y प्लस z द होल स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। ठीक है बच्चों, सेकंड सम लेते हैं हम। AP² प्लस BP² प्लस BQ² प्लस AK²। तो अभी हम ये दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं, P² इन ब्रैकेट A प्लस B
प्लस क्यू स्क्वायर इन ब्रैकेट ए प्लस बी। इसको आगे जाके और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। इन ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट कंप्लीट मल्टीप्लाई बाय इन ब्रैकेट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा सेकंड वाले का आंसर। थर्ड वन है हमारा इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर द होल ब्रैकेट स्क्वायर -36 को हम कैसे लिख सकते हैं, -6 स्क्वायर। तो हमारा बनेगा ए स्क्वायर प्लस 5a स्क्वायर प्लस 6 और ए स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर माइनस 6। ठीक है, तो ये आ गया हमारा थर्ड वन का आंसर। अभी लास्ट वन 9 इन ब्रैकेट a माइनस 2b द होल स्क्वायर प्लस 6 इन ब्रैकेट 2b माइनस a द होल स्क्वायर। 9 इन ब्रैकेट a माइनस 2b द होल स्क्वायर माइनस 6 इन ब्रैकेट a माइनस 2b द होल स्क्वायर। ये दोनों ब्रैकेट कंप्लीट, ये दोनों ब्रैकेट इक्वल हो गए, तो इसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमारा बनेगा a माइनस 2b द होल स्क्वायर और इन सेकंड ब्रैकेट आएगा 9 माइनस 6। तो 9 माइनस 6 कितना आया हमारा 3 इन ब्रैकेट a माइनस 2b ब्रैकेट स्क्वायर। यह आ गया हमारा फोर्थ वन का आंसर। तो क्लियर है बच्चों, ये फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन एंड फोर्थ वन। ओके, तो चलिए चलते हैं अभी हम अपने आखिरी सम की तरफ। ओके बच्चों, लास्ट क्वेश्चन नंबर 30। कन्यादुन एक्सप्रेस रन बिटवीन देहरादून एंड कन्याकुमारी फॉर अप एंड डाउन ट्रेन जर्नी। Kanyadun Express starts at 9 a.m. every day at both ends and reaches the destination at 9:30 a.m. after 3 days. Rahul travelled by Kanyadun Express from Kanyakumari to Dehradun. How many Kanyadun Express train did he cross route coming from opposite direction? तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, जो कि आखिरी क्वेश्चन है इस पेपर का, लेकिन दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारा राहुल यहाँ पे बैठा है, ये कन्याकुमारी है, ये देहरादून है। तो राहुल की यहाँ से सुबह 9 बजे ट्रेन निकलती है और ये देहरादून पहुँचती है 9:30 को। वैसे ही देहरादून से ये 9 बजे सुबह ट्रेन निकलती है, वो कन्याकुमारी पहुँचती है 9:30 को। ठीक है, जब राहुल कन्याकुमारी से 9 o'clock निकल रहा है, उसी समय देहरादून में भी एक ट्रेन खड़ी है जो सुबह 9 बजे निकलेगी। अभी इसके पहले इसमें और एक बात है कि राहुल को कन्याकुमारी से देहरादून जाने के लिए 3 दिन और 30 मिनट्स लगते हैं, मतलब 72 आवर्स एंड 30 मिनट्स लगता है उसको जाने के लिए। तो जब राहुल कन्याकुमारी से निकलने वाला है, उसके पहले ऑलरेडी 3 ट्रेन ऐसी रहेगी जो कि देहरादून से ऑलरेडी निकली है और वो कहीं पे रास्ते में रहेगी। मतलब 72 आवर्स 30 मिनट्स, मतलब राहुल से
पहली ट्रेन जो रहेगी वो 30 मिनट डिस्टेंस पे रहेगी, ठीक है ना। उसके वो जो ट्रेन है वो राहुल निकलने के पहले 3 दिन निकली देहरादून से। उसके बाद जो ट्रेन रहेगी वो ये ट्रेन से लगभग 24 आवर्स पीछे रहेगी, जो कि राहुल निकलने के पहले 2 दिन ये ट्रेन निकली है। उसके बाद और एक ट्रेन रहेगी जो कि और 24 आवर्स के डिस्टेंस पे रहेगी, 24 आवर्स से पीछे रहेगी, जो कि राहुल निकलने के पहले दिन निकली है। और एक चौथी ट्रेन है जो कि अभी देहरादून में खड़ी है, जो अभी सुबह 9 बजे निकलने वाली है। यहाँ तक क्लियर है? तो बच्चों, राहुल जैसे ही निकलेगा कन्याकुमारी से 9 बजे, उसका ट्रेन जब भी डिपार्चर होगा, तो इमीडिएटली 9:15 को उसको ये जो 3 दिन पहले ट्रेन निकली थी वो यहाँ पे समवेयर बीच में मिलेगी। तब उसी दिन का समय होगा 9:30, ठीक है ना। तो राहुल को यहाँ पे ये पहली ट्रेन मिली, तो ये ट्रेन मिलते ही हमारे ये बाकी के जो भी ट्रेन्स है वो भी ऑलरेडी आगे आएगी। तो ये भी सभी ट्रेन हमारी थोड़ी आगे आएगी 15 मिनट से। तो हमारे ये जो पीछे की ट्रेन्स है उसको हम कैंसिल कर देते हैं। ओके बच्चों, तो अभी राहुल यहाँ से निकलेगा, तो राहुल निकलने के पहले 2 दिन जो ट्रेन निकली थी वो अभी राहुल से 24 आवर्स दूर है। तो वो समवेयर उसको उसी दिन रात को 9:15 यहाँ पे मिलेगी, ठीक है ना। तो ये जो 2 दिन पहले निकली थी ट्रेन वो राहुल को उसी दिन रात को 9:15 PM को यहाँ पे मिलेगी। ओके, सेम वे ये वाली ट्रेन यहाँ पे आ जाएगी, ये वाली ट्रेन यहाँ पे आ जाएगी। तो हमारे ये बाकी ट्रेन्स कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ तक क्लियर है? अभी राहुल जब रात को 9:15 यहाँ से निकलेगा, तो अगेन 24 आवर्स आगे उसकी एक ट्रेन है। वो ट्रेन आके उसको अगले दिन सुबह 9:15 यहाँ पे ये लोकेशन पे मिलेगी, जो कि एक दिन पहले चल पड़ी थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे राहुल को ट्रेन नंबर मिली 3, जो कि 3 दिन पहले निकल पड़ी थी, वो उसको यहाँ पे आके मिली है। तो अभी इस केस में क्या होगा? इस केस में यहाँ पे सुबह के 9:15 हुए हैं, यहाँ पे 9:15 AM हुआ है। ओके, और ये ट्रेन तो हमको आगे जाके यहाँ पे मिली है, तो ये ट्रेन हमारी यहाँ से निकल जाएगी और ये ट्रेन समवेयर उसी समय यहाँ पे पहुँच गई होगी, ठीक है। एंड जैसे कि अगले दिन का 9:15 हुआ है, तो अगले दिन का ट्रेन छूट के देहरादून से छूट के वो 15 मिनट आगे पहुँच गई होगी। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है? अभी इस लोकेशन पे पहुँचने के बाद राहुल को 9:15 इवनिंग को ये जो सेम ट्रेन जब राहुल कन्याकुमारी से निकला उसी समय जो देहरादून से ट्रेन निकली, वो राहुल को 50% जर्नी पे रात को 9:15 यहाँ पे मिलेगी। ये ट्रेन हो गई हमारी 4th वन। ओके, और जैसे कि ये ट्रेन यहाँ से यहाँ पहुँच गई, तो हम इसको हटा देते हैं। और सेम वे ये भी ट्रेन
यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी। तो वो भी देहरादून से 15 मिनट का जो प्लेस था वहाँ से हट जाएगी। ओके। अभी अगले दिन सुबह 9:15 बजे जब राहुल यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा तो ये जो ट्रेन है ये भी आगे 50% डिस्टेंस कवर करेगी और राहुल को यहाँ पे मिलेगी। ये राहुल का सेकंड डे का मॉर्निंग है, ठीक है। तो सेकंड डे का मॉर्निंग है मतलब ये ट्रेन तो राहुल के पास पहुंच गई तो ये यहाँ से निकल जाएगी। और सेकंड डे का मॉर्निंग है मतलब और एक ट्रेन देहरादून से निकल के देहरादून से 15 मिनट ट्रैवल कर चुकी होगी। ओके। तो ये हमारा हो गया 5th ट्रेन, ठीक है। तो राहुल को यहाँ पे 5वीं ट्रेन क्रॉस हो गई। अभी अगेन सेकंड डे रात को 9:15 बजे राहुल को जो देहरादून से कल ट्रेन निकली थी वो ट्रेन यहाँ पे क्रॉस हो जाएगी, ठीक है ना। 9:15 बजे रात को सेकंड डे यहाँ पे ये ट्रेन क्रॉस हो जाएगी। तो वो आ गई राहुल की 6 ट्रेन, 6 नंबर की ट्रेन यहाँ पे राहुल को क्रॉस हो गई। तो हमारी ये ट्रेन यहाँ से इधर चली गई तो हम इसको निकाल देते हैं यहाँ से। ओके। अभी राहुल सेकंड डे रात को 9:15 बजे यहाँ पे पहुँच गया। अभी फाइनल डे पे क्या होगा? फाइनल डे पे अगेन मॉर्निंग 9 o'clock यहाँ से ट्रेन निकलने वाली है, ठीक है। तो ये दूसरी ट्रेन होगी, जबकि राहुल छूटते समय जो ट्रेन छूटी उसके बाद की ये दूसरी ट्रेन होगी जो देहरादून से सुबह 9 बजे निकलेगी। तो राहुल सुबह 9:15 बजे देहरादून से 15 मिनट्स का डिस्टेंस पे जब भी होगा तब उसको थर्ड डे जो देहरादून से ट्रेन छूटी थी वो उसको वहाँ पे मिलेगी। तो ये हो गई हमारी 7th ट्रेन, ये हो गई हमारी 7 ट्रेन। ये 7 ट्रेन फिर यहाँ से देहरादून से निकल के यहाँ पे आके राहुल को मिलती है। तो इस प्रकार से हम राहुल को कन्याकुमारी से देहरादून पहुँचने तक अपोजिट डायरेक्शन में आने वाली टोटल 7 ट्रेन मिली। ये सब आपको थेरोटिकल 1 by 1 सेंटेंस लिखना पड़ेगा। और आपके रेफरेंस के लिए आप ये फिगर जो है ये फिगर को समझ सकते। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वीडियो है, इसको आप 2-4 बार देखिए फिर आपको उसका क्लैरिटी आएगा। ठीक है बच्चों, इसके साथ ही हमारा RIMC मैथ्स का दिसंबर 2009 पार्ट बी सॉल्यूशन ख़त्म होता है। आशा करते हैं कि आपको ये पेपर सॉल्व करने में मज़ा आया होगा और आपके जो भी डाउट्स रहे होंगे वो क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमको मेल कर सकते हैं crackrimc@gmail.com पे। हम आपके सभी क्वेरीज़ का समाधान देने का कोशिश करेंगे और आपको आपका RIMC क्रैक करने में सही तरीके से मदद करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद अपना वीडियो देखने के लिए। और आखिर में ज़रूर बोलूँगा, ऐसे ही RIMC रिलेटेड वीडियो देखने के लिए अपना क्रैक RIMC चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अभी हम अगले वीडियो में और एक अलग पेपर के साथ। तो चलते हैं, धन्यवाद।